पूरे खेल के बीच नीतीश कुमार खिलाड़ी बन गए। भाई अपने कोटे की ना मंत्री बढ़ाए, ना अपने कोटे से किसी को विभाग दिया, जो बीजेपी के पास विभाग थे उसी में से बंटवारा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर वहां पर चुनाव में उसको विजय नहीं प्राप्त हो सकती। अभी ये स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक रूप से उस स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी दम पर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिर्फ एक चेहरे के मुखौटे के रूप में विधानसभा चुनाव तक इस्तेमाल करने की स्थिति में है। तो निशांत को लेके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि निशांत आते ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। निशांत को संभालने का काम यदि नीतीश जी देते हैं भाजपा को, तो भाजपा उनको संभालेगी और संवारेगी। तो बीजेपी ये सच्चाई जानती है कि वो बिल्कुल नीतीश को दरकिनार करके चुनाव नहीं जीत सकती है, अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती है। बीजेपी के लिए नीतीश मंदिर के कलश की तरह हैं, वो उनको छोड़ेंगे नहीं और उनका सम्मान भी तभी रहेगा जब यहाँ रहेंगे, क्योंकि नीतीश का कोई नुकसान नहीं होता है बीजेपी के साथ रहेगा। बिहार का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस गति से पहले के 5 साल के कार्यकाल में 5 से 10 वाले में बिहार में प्रगति हुई, उतनी बाद में नहीं हुई। अब बिहार के लिए बहुत जरूरी है और भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहली बार वहां पर ढंग से अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे पाए, लेकिन वो चुनाव के पहले नहीं दे सके। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और उसके पहले बिहार में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत सारी कयासों का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में सरकार में वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे कि पूरे खेल के बीच नीतीश कुमार खिलाड़ी बन गए। भाई अपने कोटे की ना मंत्री बढ़ाए, ना अपने कोटे से किसी को विभाग दिया, जो बीजेपी के पास विभाग थे उसी में से बंटवारा कर दिया। सवाल ये, दिलीप जायसवाल जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भाई चुनाव तो नेतृत्व में नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन होगा कौन उसके बाद चेहरा वो केंद्रीय बोर्ड तय करेगा। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बहुत सारी चर्चाएं चलना शुरू हो जाती हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ था सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी के नेताओं का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव पर हमला करने से नुकसान होगा, लालू पर हमला करो। क्या इसके सियासी मायने हैं? क्या चुनाव से पहले किसी अलग रणनीति पर बीजेपी बढ़ रही है? और खुद नीतीश कुमार भी क्या एक बार फिर इंट्रोस्पेक्शन के दौर में हैं कि अगले चुनाव के बाद उनका सियासी भविष्य क्या होगा, या जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, राजकिशोर जी हैं, जयदीप कार्णिक जी अमरउजाला डिजिटल के संपादक हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हैं। राजकिशोर जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। बिहार में क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर बार बार सवाल तो उठते रहे हैं और उनके इधर आने उधर जाने का सिलसिला तो हम लोग सालों से देखते रहे, लेकिन अब बहुत सारी बातें होने लगी हैं। खुद जेडीयू के भी कई नेता दबे स्वर में बहुत कुछ कहकर निकल जाते हैं या उस तरीके के जवाब नहीं देते। बीजेपी की तरफ से तो प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि भाई चुनाव तो लड़ लेंगे। हालांकि बधाई जन्मदिन की उनको दी है, पीएम ने, अमित शाह ने, दोनों ने दी है, लाडला मुख्यमंत्री बताया है, लेकिन लाडला मुख्यमंत्री चुनाव तक या चुनाव के बाद भी? नहीं, देखिए, जब लाडला मुख्यमंत्री वो कह रहे थे तो मुझे मनोहर लाल खट्टर याद आ रहे थे। भूरी प्रशंसा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे संघर्षों के साथी हैं और किस तरीके से हम लोग प्रचारक जीवन जिया है, और अगले दिन वहां पर जो है लंका कांड हो गया था। तो मुझे लगता है कि उस पर तो नहीं जाना चाहिए। और देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर वहां पर चुनाव में उसको विजय नहीं प्राप्त हो सकती है। अभी ये स्थिति नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा है कि वो किधर जा सकते हैं, किधर नहीं जा सकते हैं, तो उस समाचार को आप समाप्त कर दीजिए। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। नीतीश कुमार को यह समझ में आ चुका है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कभी भी नीतीश कुमार को अपमानित नहीं किया, जबकि उनके सामने से कल हम और राकेश जी बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे तो एक बात यही आई सामने कि जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो उनके सामने से थाली खींच ली थी नीतीश कुमार ने, और उसके बाद न जाने क्या क्या कहा गया, क्या सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, जब भी कोई घटनाक्रम हुआ, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर गए तो नीतीश कुमार के सामने मोदी मोदी के नारे लगने लग गए, जब वो लालू के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, और वहां पर आके नरेंद्र मोदी ने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। होता क्या है कि राजनीति में ये सब जो जेस्चर होते हैं, आपको लगता हो कि दिखावा है, लेकिन इन्हीं सब का बहुत मायने होते हैं। तो वो एक चीज वो समझते हैं कि कैसे सामने वाले को करना। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार मतलब अगली बार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। जिस तरीके की उनकी शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, ये सबको दिखाई पड़ रहा। इसीलिए निशांत का नाम लोगों ने बढ़ाना चढ़ाना शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू का कहीं बीजेपी में विलय हो जाए और तमाम चीजें हो जाएं। ये सब बातें भी की। तो जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं जेडीयू में, संजय झा या लल्लन जैसे लोग हैं, उसके सामने मंडल जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका अस्तित्व बना रहे। तो नीतीश कुमार के जो बहुत करीबी लोग, जो परिवार के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि अब निशांत की एंट्री हो जाए। अच्छा,
निशांत की एंट्री परिवारवाद के दायरे में आएगी कि नहीं आएगी, अब इस पर लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब पूरी तरीके से अगर नेपथ्य में जाएं और उसके बाद अगर निशांत की एंट्री हो रही है तो फिर ये सवाल भी वहां पर बहुत बड़े नहीं रह जाते। पर एक मान लीजिए कोई आ जाता है तो आ जाए, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझ में आ रही है। और जो बात जायसवाल ने कही वो उन्होंने वही बात कही जो अमित शाह ने कही कि ये बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो इसके मायने साफ है कि इस बार वहां पर मानकर चलिए कि अगर सरकार जेडीयू और बीजेपी की आ रही है तो अंदर खाने यही सब बात चल रही होगी, इस बार बिहार को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारे तिकड़म गुणा भाग करने पड़ेंगे। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, एक बात आप मान कर चलिए कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव परिवार की तो राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। 35 सीटों पर आकर चले गए थे, मतलब बहुत कम सीटों पर आ गए थे, लेकिन उनको जिंदा किया था नीतीश कुमार ने ही। अब सवाल ये है कि अभी महाकुंभ भी हुआ है, आपको लगेगा कि महाकुंभ को कहाँ मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। लोग देख रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में चीजें बदल रही हैं। और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर दिल्ली में चल सकता है तो नीतीश कुमार को सम्मान देते हुए, उनके लिए ग्रेसफुल एग्जिट देते हुए और उनके वोट बैंक के साथ में अपना वहां पर विस्तार और आधार क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से वो वहां पर लगे हुए हैं। सरकार में वो किंग मेकर बने हुए, लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव का सूरज कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन उसको वहां पर उन्होंने किया है, ध्वस्त किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार में आपको अगली बार बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। और जिस तरीके से इंडी ब्लॉक वहां पर एकजुट नहीं नजर आ रहा है और उसमें भ्रम की स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही। और मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार या जो पलटी मारने वाला है वो समाचार अब समाप्त हो चुके हैं, ये आप मान लीजिए, ये अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है समीर सर, ऐसा वाकई नहीं होगा कि नीतीश कुमार पलटी, क्योंकि कई बार मार चुके हैं और अनएक्सपेक्टेडली कई बार, तो हमें याद है कि मतलब कुछ दिन पहले तक किसी को अंदाजा भी नहीं होता था और उसके बाद हो जाता था। तो इस बार क्या वो परिस्थिति है या वाकई जिस तरीके से राजकिशोर जी कह रहे हैं कि हाथ से निकल चुका है, अब जिस तरह की राजनीति चल रही है उसी में एडजस्टमेंट करना है, अब उसमें जो हाथ आ जाए? देखिए, नीतीश कुमार का जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बिहार के दुर्दशा देखिए कि आज एक उनके करीबी नेता सुबह उन्हें गुलदस्ता देने उनके घर पर गए नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा, आपका जन्मदिन में हमें मालूम ही नहीं है, हम आपको बुके देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आपका जन्मदिन है आज। तो ये हालत हो चुकी है बिहार की कि नीतीश कुमार को अपना जन्मदिन याद नहीं है, नीतीश कुमार को ये याद नहीं कि वो गृह मंत्री है, नीतीश कुमार को अपने कौन कौन से मंत्री उनके पास, कौन से विभाग है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति किस स्टेज पे पहुंच गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक रूप से उस स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी दम पर चुनाव लड़े और सरकार लेकर आ सके। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि आज भी नीतीश कुमार का जो कुर्मी कोयरी का जो वोट बैंक, अति पिछड़ा का वोट बैंक नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार के साथ तो ये ऑप्शन हमेशा से रहा है कि वो या तो लालू के साथ चले जाए या भाजपा के साथ चले जाए, लेकिन ये भी तय है कि अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी अब बड़ा भाई की भूमिका आ गई। अगर आप मंत्रिमंडल देखेंगे तो 37 में से 21 भारतीय जनता पार्टी के, 13 सिर्फ नीतीश कुमार के मंत्री है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा मंत्रिमंडल के अंदर हो चुका है और सरकार के भी अंदर है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सिर्फ एक चेहरे के मुखौटे के रूप में विधानसभा चुनाव तक इस्तेमाल करने की स्थिति में है। उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में आते हैं कि वो 40 से 50 सीटें जीत पाते हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार 20 सीटें में नहीं जीतेंगे। क्या तेजस्वी यादव जो पिछले 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, 75 सीटें लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें थी और 110 महागठबंधन की थी, 125 सीटें एनडीए की थी, तो 15 सीटों का फर्क था। तो क्या नीतीश कुमार उस ताकत के साथ अभी बने हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उतने सपोर्टिव होंगे? मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक इंतजार करेगी, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पिछली बार अगर 2020 का देखोगे तो सिर्फ एक सीट ज़्यादा नीतीश कुमार लड़े थे और बाकी भारतीय जनता पार्टी 121 पे और नीतीश कुमार 122 सीटों पर चुनाव लड़े थे। उस समय चिराग पासवान ने बहुत खेल बिगाड़ा था। तो इस बार चिराग पासवान गठबंधन में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, चुनाव परिणाम कैसे आते हैं, उसके बाद के राजनीतिक समीकरण तय होंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है या कोई नया राजनीतिक विकल्प भारतीय जनता पार्टी वर्कआउट करती है। देखिए, आरजेडी को पूरी तरीके से मुझे लगता है खारिज करना भी फिलहाल राजनीतिक रूप से बहुत आसान नहीं होगा। एक ताकत वो बनी हुई है, कांग्रेस भी अपनी ताकत वहां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वामपंथी लोग, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर क्या नया गुल खिलाते हैं। मुझे लग रहा है कि चुनाव तक अभी सारे समीकरण बनते रहेंगे।
गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा ये बहुत साफ हो चुका है। चुनाव परिणाम कैसा आता है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तय होगी कि नीतीश कुमार की जगह नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार के किसी भरोसेमंद को मुख्यमंत्री बनाकर चलना है, क्योंकि सीटें भी तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना पड़ेगी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना है। और नीतीश उस स्टेज में आते हैं क्या, तो मुझे लग रहा है कि अभी यह तय है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है या लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है, यह चुनाव परिणाम बताएगा। एक चीज बस मैं प्रशांत किशोर का नाम, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर इस समय सबसे ज्यादा नाराज होंगे अरविंद केजरीवाल से। वो बेचारे वही नई सियासत लेकर वहां जा रहे थे। बिहार की जनता ने कहा भाई इन्होंने तो बंटाधार कर ही रखा दिल्ली का, और पहले से ही बिहार का बंटाधार था, अब इनको दे दिया नई राजनीति वालों को, क्या होगा। इसलिए वो दक्षिण भारत चले गए चुनाव लड़वाने। वो जा रहे हैं विजय तलपति को चुनाव लड़ाने चले गए ना, मतलब उनका मैनेजमेंट देखने चले गए। और नीतीश कुमार को एक क्रेडिट देने से इतिहास में कोई नहीं रोक सकता, बिहार को फिर से रहने लायक बनाने का योगदान नीतीश कुमार को हमेशा जाएगा। जो उनका पहला कार्यकाल है वो सुशासन कुमार की वो जो उनकी छवि थी, उनकी तमाम जो विद्रूपताएं बाद में उनके चरित्र में जुड़ी, उन सब पर भारी पड़ती है आज भी। महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और पहली बार जो नीचे गर्त में जा रहा था बिहार, उसको वो ऊपर को लेकर आए। तो मुझे लगता है ये छवि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको इनकैश कराएगी, और उसके बगैर उसका कमल वहां खिल नहीं सकता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। राकेश सर, बड़ा है मैं समझना, क्योंकि देखिए बिहार के हिसाब से क्या बीजेपी उस तरह पैठ बना चुकी है, क्योंकि आगे अपना काम कर रही होती बीजेपी, चुनाव लड़ रही होती, गठबंधन निभा रही होती, पीछे अपने आप को मजबूत करने में लगी होती, क्या बीजेपी वो मजबूती बिहार में पा गई है जिसके जरिए वो नीतीश कुमार पर ये दाव लगाने को तैयार है कि चुनाव तो कांप रही है, चुनाव जीतते हैं फिर देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति को पा चुकी है, और वो स्थितियां खराब ना हो इसके लिए उसने एक बढ़िया मैकेनिज्म बनाया है। अब मैकेनिज्म समझिए एनडीए का, कि एक तो बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, मतलब आज की डेट में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरा है वो। दूसरा, कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, और इंडी गठबंधन में एक टाइम पे नीतीश कुमार जी शीर्ष नेता थे, आज वो एनडीए में है। दूसरा, महादलित में आप ले लीजिए जीतन राम मांझी जी को, और दलित पासवान में ले लीजिए आप चिराग पासवान जी को। इधर ओबीसी का एक बड़ा वोट है कुशवाहा का, तो कुशवाहा वोट के लिए उपेंद्र जी साथ में आ गए। तो यदि यादव और मुस्लिम को आपको माइनस करना है तो आपको एक बड़ा पॉकेट बना के चलना पड़ेगा। अब सवर्ण जो है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं। तो ये चंक यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रही, एक जातिगत समीकरण और दूसरा रणनीतिक हमला। तो जैसे सम्राट जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का निर्देश है शीर्ष नेतृत्व का कि आप तेजस्वी की जगह पे लालू पे हमला करिए, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जयदीप जी को भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी उतरती है तो दिग्विजय सिंह पे अटैक करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता आज भी दिग्विजय सिंह के शासनकाल को भूल नहीं पाई है। वो 90 और 2000 का जो दशक रहा है, तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से शासक है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी जैसे कोई विषय आता है तो कहते हैं कांग्रेस में की सरकार बनेगी तो दिग्विजय सिंह का शासनकाल आ जाएगा। तो बिहार में भी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी और वहां के लोगों को बताएगी कि यदि सरकार बनी आरजेडी की तो लालू राज आ जाएगा, यानी जंगल राज आ जाएगा, तो पब्लिक फटाक से अलर्ट हो जाती है। और ये कुछ सरकारें, कुछ शासनकाल ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के पास ट्रांसफर होते जाते हैं। तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन सुशासन लाए हैं वो। अब नीतीश कुमार जी को लेके जो एक किंवदंती कही जाती है कि वो हमेशा पलटते रहते हैं, तो पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार जी मन और तन दोनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण दिखा चुके हैं। तो मन से वो समर्पित हैं और तन से वो प्रधानमंत्री जी का जब 2 बार पैर छूने की तरफ बढ़े तो ये तन से भी समर्पण दिखा चुके हैं, किसको? अपने मतदाताओं को। फिर एक विषय आता है निशांत जी को लेके, उनके बेटे को लेके। तो निशांत को लेके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि निशांत आते ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे। निशांत को संभालने का काम यदि नीतीश जी देते हैं भाजपा को, तो भाजपा उनको संभालेगी और संवारेगी। तो निशांत के आने से जेडीयू टूटने से बचेगा, और नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो कमिटेड तरीके से भाजपा को देने में भी कभी परहेज नहीं किया। ये सारी
कि सारी इंजीनियरिंग इसीलिए की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पुराना जो उनका पैटर्न है वो ख़त्म ना हो, उनका मतदाता बिछड़े नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी को सम्मानजनक तरीके से सेंटर में लाया जा सकता है, गवर्नर बनाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे नीतीश जी के समर्थन से अपना मुख्यमंत्री बिठा सके। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा जी, पलटी मारने की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि यही आरोप लगते रहे कि बिना कुर्सी के नीतीश कुमार नहीं रह सकते, यही बात बार बार होती रही। ठीक है, उम्र भी हो गई है, उसका भी एक तकाजा है, लेकिन उसके बावजूद सत्ता से सबको प्रेम होता है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या नीतीश कुमार फिर नहीं सोच सकते हैं? और क्या ऐसी परिस्थिति बनती है तो आरजेडी के दरवाजे बंद होंगे और क्या आरजेडी भी कम बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? देखिए, आपने नीतीश कुमार के पलटने वाली उस पे आदत पे जो कमेंट किया है, नीतीश कुमार पलटते इसलिए है कि वो पलटना अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी राजनीति उससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती है। वो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो या आरजेडी के साथ रहे हो, उनका अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, उनका अपना एजेंडा इंटैक्ट रहता है और उनकी राजनीति वो 2005 से जैसे कर रहे हैं वो इंटैक्ट रहती है। चाहे कितनी बार भी पलटी हो, उन्होंने अपनी चाल पलटी हो, लेकिन जो बिहार में सरकार है उनकी, ये चीज़ कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि एक्चुअली में बिहार को रहने लायक, भाई हम लोग, मैं बिहारी हूँ और मैं जानती हूँ कि 2005 से पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या सिचुएशन है। रहने लायक नीतीश ने बनाया है, ये कितनी बार भी पलट जाए उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और वो आज भी उस तरफ लगे हुए हैं बिहार को रहने लायक बनाने के लिए। एक जमाना था बिहार में सड़कों की इतनी बुरी हालत हुआ करती थी कि गाड़ियाँ चलाते समय आप गड्ढों से बचाने में आपका ज़्यादा समय जाता था। आज सड़कें जाल बिछा हुआ है, एक मतलब बिल्कुल हाईवे की तरह, स्टेट हाईवेज की रोड भी बनी हुई है। हर घर में, वहाँ पे हर गांव में बिजली पहुंची हुई है, हर गांव में हर घर में पानी पहुंचा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी समस्या बिहार में शुरू से रही है, वो अभी भी है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है जितनी कि लालू यादव के ज़माने में थी। तो ये चीज़ें अगर लोग याद रखते हैं और कितनी बार भी पलटे उसमें उनके वोट में कमी नहीं आती है, तो इसका क्रेडिट नीतीश कुमार के कामकाज को जाता है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आदर्श जी आप याद करिए, इनकी 3rd नंबर पे पार्टी आ गई थी, लेकिन और उस समय सबने इनको राइट ऑफ कर दिया था। जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनका बहुत मखौल भी बना था और कहा गया कि लोकसभा में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा नीतीश का। लेकिन जितनी सीटें बीजेपी जीती उतनी ही वो भी जीत के आए लोकसभा चुनाव में। तो नीतीश का जो भी करिश्मा कह लीजिए, जो कह लीजिए, गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड कह लीजिए, जिस वजह से भी उनका वो आज भी बरकरार है और उनके स्वास्थ्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हाँ, लोग जानते हैं कि अब वो हेल्थ से थोड़ा लाचार हो रहे हैं, उनकी मानसिक हालत भी बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, उनको भूलने की बीमारी हो रही है, ये सब अपनी जगह है। लेकिन नीतीश पलटेंगे अगर, तो उसके पलटने से उनको पर्सनली कोई लॉस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बिहार में एक जो वोट बैंक की राजनीति है ना, जो जातिगत समीकरण है, वो बहुत स्ट्रांग है और अफिलिएशन जातियों का अपनी पार्टी के साथ अनलाइक अदर स्टेट्स बहुत स्ट्रांग होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो वहाँ कास्ट सेंसस हुआ है, कास्ट सर्वे हुआ है, उसमें 67% ओबीसी ईबीसी मिला के हैं और बाकी जो है 33% ही इनके साथ है, मतलब अपर कास्ट का है। तो बीजेपी ये सच्चाई जानती है कि वो बिल्कुल नीतीश को दरकिनार करके चुनाव नहीं जीत सकती है, अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती है। तो उसको, नीतीश को अपने साथ रखना जरूरी है। और इस तिगड़म में अगर वो देख रहे हैं कि नीतीश की अपनी पर्सनल हेल्थ खराब हो रही है, निशांत को लाने के लिए कुछ बीजेपी नेता सक्रिय हो गए हैं, तो उसमें मकसद उनका यही है कि इनको अपने साथ गुड बुक में रखो, इनकी पार्टी को अपने साथ रखो और उसके बाद देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। और यही बात दिलीप जायसवाल ने, जो उनके अध्यक्ष हैं, वहां पे कही है। आदर्श जी, इसमें एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगी। अभी पिछले कुछ समय से एक फडणवीस जी का इंटरव्यू बहुत चर्चा में है, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में जब रिजल्ट आया विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद, तो नीतीश जी ने खुद कहा कि हमारी सीटें कम हो गई हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने आपको मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा था, तो आप ही मुख्यमंत्री बने। तो ये जो भूमिका, मतलब एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि अगर इस विधानसभा चुनाव में वैसे ही स्थिति आती है तो मुख्यमंत्री
वो अपना बना सकते हैं। और ये बीजेपी का बहुत चेरिश्ड ड्रीम है बिहार में कि अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके लिए उनको नीतीश को अपने साथ रखना उनकी मजबूरी भी है और वो उनकी पॉलिटिकल उनकी स्मार्टनेस भी कही जाएगी अगर वो नीतीश जी को अपने साथ रखते हैं। निशांत की बात इसीलिए आ रही है कि एक अफवाह ये चल रही थी कि नीतीश जी चूंकि फिजिकली बहुत एलिंग हैं तो पार्टी टूट जाएगी, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे या कुछ बीजेपी में चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि उस पर एक विराम लगाना है। हालांकि निशांत की पॉलिटिकल स्टैंडिंग कुछ नहीं है और पिछले लोकसभा चुनाव में उनके ऐसे बेतुके इंटरव्यू सामने आए थे जिसमें वो अपने फादर को ही खुल के गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निशांत को आगे रख के पीछे रख के किसी को कोई फायदा वहां होने वाला नहीं है। हाँ, नीतीश जी पलट भी सकते हैं अगर उनको अपने बेटे निशांत के लिए फ्यूचर देखना है और लॉन्ग टर्म सोचेंगे। अपना खुद का स्वास्थ्य अब उनका बहुत अच्छा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म का अगर वो देखेंगे तो हो सकता है ना भी पलटे। नीतीश जी के पलटने और ना पलटने के लिए तो मतलब अभी बहुत लंबा समय है चुनाव में कि हम उस पर कोई कमेंट कर सकें, लेकिन उनकी राजनीति आज भी अच्छी चल रही है, स्ट्रांग है। उनका जो लॉयल सपोर्ट बेस है, वोट बैंक है, वो स्ट्रांग है उनके साथ। तो बीजेपी उनको दरकिनार करके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगी। अगर मुख्यमंत्री उनका अपना बनता भी है तो वो इनकी सहमति से ही बनेगा और ये दिखाने की कोशिश होगी कि हम सब साथ में हैं और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है। दूसरा, आरजेडी पे थोड़ा मैं कमेंट कर दूं, कितना भी जंगल राज का ये लोग हवा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन के आई थी 2020 के चुनाव के बाद। तो आरजेडी को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी को यह खतरा हमेशा से रहेगा कि अगर नीतीश बाई चांस आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर इनका चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो नीतीश को अपने साथ रखना उनकी मजबूरी है और वो रखेंगे, वो मुझे लग रहा है। ठीक है, नहीं मजबूरी तो है फिलहाल अभी के हिसाब से और जो परिस्थितियां पहले रही हैं। रामकृपाल सर, आरजेडी चुनौती की तरह बीजेपी के सामने खड़ी है। आप जब ये तय कर लेते हैं कि भाई लालू पर हमला करना है, इस पर हमला नहीं करना, तो मैसेज ये जाता है कि भाई तेजस्वी की छवि से आपको लग रहा है डर। इस तरह की भी चर्चाएं खूब बिहार में हुई, सत्ता गलियारों में, चर्चाओं में, तमाम जगह ही बातें हुई। लेकिन नीतीश को आप साथ रख रहे हैं, अब तो ये भी लोग भी समझ रहे हैं कि भाई कब तक साथ रहेंगे, क्या होगा आगे। इसको लेकर पार्टी के अंदर, खुद जेडीयू के अंदर बहुत सारे अब सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू के अंदर भी बहुत सुगबुगाहट है कि क्या नीतीश कुमार जी रहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पिछली बार एक साथ हुए तो बीजेपी के नेता तभी कह रहे थे कि भाई हम तो ज़्यादा संख्या में हैं, हम ज़्यादा नंबर में हैं, तो मुख्यमंत्री भी हमारा हो। महाराष्ट्र वाला हाल हो गया था बिल्कुल, जैसे एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने हुए थे। तो ये सभी भी तो चुनौतियाँ होने वाली हैं बीजेपी के सामने निपटने के लिए चुनाव से पहले। देखिए, राजनीति में जो भी पार्टी होगी, सत्ता में रहे तब भी चुनौती है, विपक्ष में रहे तो भी चुनौती है। एक बात मैं व्यक्तियों पर नहीं जाता हूँ, आप यूँ समझ लें, अगर आप बीजेपी को देखें, बीजेपी कंफर्टेबल ढंग से तब जीतती है जब किसी राज्य में 3 ताकतें हों, 2 मेन हों और एक कोई तीसरा भी रहे। तो बिहार की राजनीति में जैसा कह रही थी, नीतीश जी ने बहुत काम किए हैं, नो डाउट। बिहार का पूरा चरित्र बदला है। जंगल राज जो कहा था नीतीश जी ने और प्रेसिडेंट रूल की मांग की थी, ये नीतीश का ही दिया हुआ शब्द था। उसके बाद से आप देखिए तो एक जो होता है कि लालू की राजनीति जाति और माइनॉरिटी यानी माई, लेकिन नीतीश का जो रहा है पूरा वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट वाला रहा है। यानी उसमें अति दलित, जैसे अति पिछड़े वाला जो इन्होंने किया, मतलब दलित और महादलित, प्लस ये जो महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने जो साइकिल बांटी थी उस समय जितनी पड़ती थी, अब आप कल्पना कर सकते हैं किस दौर नीतीश जी ने, तो एक जो उन्होंने सोशल एम्पावरमेंट किया वो बहुत बड़ी चीज है। समय के वक्त के साथ अब जैसे नीतीश हुए, एक राष्ट्र बीजेपी एक पार्टी है जहाँ भी देखा, लेकिन नीतीश जी की बिहार में वो भूमिका रही जो फेविकोल की होती है। वो सत्ता की कुर्सी और दूसरी पार्टी के बीच में रहता है। या मैं कहूँ कि देखिए, नीतीश जी का आज की स्थिति में वो मंदिर के कलश की तरह है। पहचान मंदिर की कलश से हो रही है। कलश पर कभी कभी कबूतर बैठता है, कभी कौवा बैठता है, उसकी सफाई भी नहीं होती, लेकिन एक प्रतीकात्मक होता है। वो नीचे पुजारी क्या करता है नहीं करता है, तो नीतीश जी के पर्सनल फैसले क्या होते हैं, नहीं, वो जब भी कोई हो उसमें फैसला या जैसे भी कहें करेंगे तो वो समाज के हित में करेंगे, क्योंकि एक उनका लंबा दौर एक समाजवादी उस समय का रहा जब इमरजेंसी में जेल गए। दूसरा क्या है कि उनका निजी चरित्र ईमानदारी का रहा है।
चाहे उनका बेटा हो, आज तक दूसरों के बेटे तो बचपन से 10 साल से ही राजनीति जाने जाते हैं, अब जाकर के उनके बेटे का नाम आ रहा है। कभी पूरी अपनी राजनीति उन्होंने कभी अपने बेटे को आगे करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, बीजेपी को फ़ायदा इसलिए है कि बीजेपी जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाए, इससे बीजेपी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो राइट वर्सेस लेफ्ट हो जाता है। जहाँ दो ताकतें सीधे लड़ती, वहाँ बीजेपी को खतरा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी सब यूनाइट हो जाते हैं। एक तीसरी जिसको कहते हैं ना, कब्जा होता है दरवाजे और दीवार के बीच में, वो भूमिका रखने वाली पार्टी। और नीतीश को ठीक है, अभी जैसे नीतीश जी आजकल हैं, मोदी ने खुद कह दिया है चुनाव नीतीश के नाम में लड़ा जाएगा। बाद में क्या होता है, खुद नीतीश हो सकता है कि न कहें कि भाई मैं नहीं हूँगा, कोई दूसरा बीजेपी को कह सकते हैं, जैसे पिछली बार भी कहा था, बात सही है, उन्होंने ऑफर किया था। लेकिन यह है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा नीतीश के नाम पे। और वहाँ पे आज की स्थिति में भी ये लालू की पार्टी या तेजस्वी की पार्टी जो भी कह लीजिए, वो इतना आइडेंटिफाई हो गई है कि अगर वो पोलराइजेशन बाई का होता है तो रेस्ट जो होता है वो नेचुरली बीजेपी प्लस जेडीयू की तरफ आता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश के अंडर में ही होगा, और बीजेपी के लिए नीतीश मंदिर के कलश की तरह हैं, वो उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनका सम्मान भी तभी रहेगा जब यहाँ रहेंगे, क्योंकि नीतीश का कोई नुकसान नहीं होता है बीजेपी के साथ। आरजेडी के साथ उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उनको पता है कि अल्टीमेटली मुझे जो है तेजस्वी के लिए कुर्बानी करनी है, ये हमेशा एक उनको रहता है। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश रहेंगे, और चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, कौन होता है, उसके बारे में कोई फोरकास्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश के अंदर चला जाएगा। नीतीश जी 2009 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये एक बहुत ही अपने आप में रिमार्केबल बात है कि उनके अपने पर्सनल इमेज पे कहीं कोई धब्बा नहीं है, कोई करप्शन चार्ज, कोई क्रिमिनल चार्ज, कोई किसी तरह का कोई दाग उन पे नहीं है। और ये आज बिहार जैसे स्टेट की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो जो अपर कास्ट का तबका जो कहा जाता है कि वो लालू की पॉलिटिक्स से जिसको परहेज है, अगर वो नीतीश को ऑप्शन की तरह देखता है ना, तो उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी का वोट बैंक नीतीश को शिफ्ट होता है, और नीतीश का वोट बैंक भी लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी को शिफ्ट होता है। तो ये बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी वो नीतीश के साथ अपना जो इक्वेशन है ना, उसको जानबूझ के बिगाड़ना नहीं चाहेगी। नीतीश खुद बिगाड़ दे तो अलग बात है, बीजेपी नहीं बिगाड़ना चाहेगी, इसलिए उनके साथ रह के ही चुनाव लड़ेंगे। वो आगे कौन बनेगा, हो सकता है इस पे चर्चा हो, वो एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन जदीप सर, जैसे सबकी बात है, अब इसमें ये लग रहा है कि एक तो नीतीश बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है बिहार में, और नीतीश सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर बीजेपी चाहती है कि वहां पर भी बीजेपी की एक छत्र सरकार हो, तो ये वाली परिस्थिति। और अभी चुनाव में जितना वक्त है, बहुत सारी रणनीतियां इसमें बन रही हैं, लेकिन नीतीश के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के एन बाद अगर परिस्थिति बनती है तो आप नीतीश, हालांकि हेल्थ के वाइज क्या स्थिति होगी वो नहीं पता, लेकिन सियासी तौर पर देखें तो बहुत सारे समीकरण बनेंगे ना उस वक्त भी। हालांकि बिहार का चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन बिहार के चुनाव की सुगबुगाहट चालू हो गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार उनके चेहरे की हो रही है। वो इसलिए भी कि अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाने के बाद अभी से लेकर साल के अंत तक कोई बड़ा चुनाव है नहीं। अगर बीच में कोई चुनाव होता तो पहले उसकी तैयारी अन्य दलों द्वारा की जाती, और सीधे अब बिहार का चुनाव दिख रहा है, और बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने ठीक कहा कि वो सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है, उसके लिए जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। वो इसलिए कि उन्होंने अपना खुद का वहाँ पर अभी इतना बड़ा बेस नहीं बनाया है, वो चाहकर भी उस तरीके से स्वतंत्र रूप से उतने मजबूत नहीं हो पाए हैं। खासतौर पे जिस तरह की जातिवादी राजनीति वहाँ पर होती है, जातीय समीकरण जिस तरह के हैं, तो वहाँ इस तरह का कोई नेता उनका अपना, इसीलिए आज भी वो पिछली बार भी मजबूरी में कुछ भी हो, या लोकसभा के चुनाव में भी वो चिराग पासवान को तो लाई ना, पहले तो दरकिनार कर दिया और फिर उसको ले आए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो जाति के समीकरण हैं वो वहाँ के कठोर हैं। और इस बार तो मजबूरी केवल राज्य के स्तर की नहीं है, केंद्र के स्तर की। 240 का जो आंकड़ा है उसको देखते हुए तो अब केंद्र में भी उनके लिए अकेले अपने दम पे सरकार चलाना आसान नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2 मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है, नीतीश कुमार का भी और एम के स्टालिन का भी। एम के स्टालिन को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत एक लाइन की साधारण सी बधाई दी है, लेकिन
नीतीश कुमार को उन्होंने लिखा है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करे। पूरा ट्वीट अपने आप में स्पष्ट है कि अग्रसर हुआ है। आगे उन्हीं के नेतृत्व में अग्रसर होगा या नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। दूसरा, उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय सब जगह है, तो यहाँ भी स्वास्थ्य और दीर्घायु की ही कामना वैसे भी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अब चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन अभी से उनका चेहरा हटा लिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। चेहरा तो हटा नहीं सकते वो। और बहुत अच्छी बातें सभी ने कही, राजकिशोर जी भी कह रहे थे, पूर्णिमा जी भी कह रही थी, वो खुद बिहार से ही आती हैं। और उस वक्त जब वो चुनाव जीते थे और उसके 2 साल बाद, मैं उस वक्त दूसरे संस्थान में था इंदौर में, पर वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी के चीफ थे वो बिहार से ही थे। बोले सर, हम पहले जाते थे तो 7 बजे के बाद अगर ट्रेन स्टेशन पे पहुंची है तो हमको स्टेशन पे ही रुकना होता था भोर होने तक। जब सुबह होगी, उजाला होगा, तो ही अपने गांव अंदर स्टेशन से उतर के हम रिमोट में जा सकते थे। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, नीतीश कुमार आ गए, 2-3 साल हो गए, क्या है? बोले सर, सबसे बड़ा फर्क ये है कि रात को 10 बजे भी ट्रेन पहुंच जाए तो मैं 11 बजे अपने गाँव जा सकता हूँ। इससे बड़ा परिवर्तन बिहार में और क्या हो सकता है? वो और जहन में मेरे पंक्ति हमेशा घूमती है, मैं उसको भूल नहीं सकता। और अगर इस तरह की हर किसी की ख्वाहिश वही होती है ना कि हमारा घर, गांव, देहात जहाँ भी है, जहाँ के हम मूल निवासी हैं, वहीं इतनी तरक्की हो, वहीं इतना अच्छा हो जाए कि हमें बाहर का रास्ता देखना ही नहीं पड़े। तो एक जो दर्द रहा है बिहार के लोगों का कि हमारे यहाँ पर सब भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा अपराधीकरण है कि हम नहीं उस तरीके का जीवन जी सकते जो अन्य राज्यों में हमें दिखाई देता है। बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको लगता है हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। उस मर्म को छूकर उसमें अगर परिवर्तन वो ला पाए हैं, और बिहार की जो एक अलग छवि बनी थी, बूथ लूटे जा रहे हैं, चुनावों में धांधली हो रही है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, सड़कें खराब है, उसको बदलने में तो वो कामयाब रहे हैं। हालांकि इससे बेहतर स्थिति में वो पहुंचा सकते थे। जितनी उपलब्धियां हैं ज़्यादातर वो पहले कार्यकाल की, और बाद में उसका थोड़ा फॉलोअप है। शराबबंदी की, साइकिलें बांटी, ये की। बाद में वो खुद भी जो अल्टी पल्टी मारते रहे। अब बीच में तेजस्वी आ गए पिक्चर में, वो अपने हिसाब से राज्य चलाने लगे। फिर वही उनका जो लालटेन वाला राज था वो शुरू होता हुआ दिखाई भी देने लगा उस दौरान पूरा। तो ये बिहार का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस गति से पहले के 5 साल के कार्यकाल में, 5 से 10 वाले में बिहार में प्रगति हुई, उतनी बाद में नहीं हुई। अब बिहार के लिए बहुत जरूरी है और भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि वो पहली बार वहां पर ढंग से अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे पाए। लेकिन वो चुनाव के पहले नहीं दे सकते, दे तो वो चुनाव के बाद ही पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहली, जैसे वही है ना, दिल्ली तो वो जीतना चाह रहे थे शिद्दत से, लेकिन उसके लिए पूरी चुनावी तैयारी जरूरी है। और फिर देखा जाएगा कि चेहरा कौन बनेगा। इसलिए पूरा फोकस था कि महाराष्ट्र में सबको मालूम था देवेंद्र फडणवीस रन कर रहे हैं, लेकिन फिर से शिंदे बनेंगे। ये तो तब तय होगा ना जब सीटें कितनी आ रही हैं। क्या शिंदे उस बार्गेनिंग पोजीशन में भी हैं कि वो वापस से उस तरह से बार्गेन करके ले जाएं? क्योंकि पहली बार चुनाव हुआ, वो पहले तो फ्रैक्शन टूट के इधर आ गया था। तो ऐसा ही बिहार में होगा। वो पहले देखेंगे कि पिछली बार जो उन्होंने एक उपकार किया या एक जेस्चर दिखाया या अच्छी बात दिखाई कि कम सीटें आने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर आगे किया, उसकी वसूली का भी समय आ गया। जैसे एकनाथ शिंदे से जो पद दिया गया था उसकी वसूली का समय आते ही वापस पद लेकर फडणवीस को आगे कर दिया ना। और आज फडणवीस क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल स्टाफ की भी जो नियुक्ति हो रही है उस पर वो अपनी तरफ से अंकुश लगा रहे हैं। कितना क्रांतिकारी उन्होंने फैसला लिया कि नियुक्तियां ही रोक दी और घोषणा की सार्वजनिक तौर पर कि जो एजेंट और दलाली करते हैं उनको हम नहीं आने देंगे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी चाहेगी कि उनका व्यक्ति हो। और जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आगे किया, मजबूरी में ही सही, उसको वसूलने का वक्त लेकिन तब आएगा जब वो बिहार में चुनाव अगला जीत जाएंगे। और बहुत अहम होने वाला है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जेडीयू गठबंधन के साथ वो सत्ता में आ जाए। अभी से लेकर नवंबर तक बहुत सारी हलचलें होंगी। और जैसे भाजपा कोई चुनाव को हल्के में नहीं लेती, लेना भी नहीं चाहिए। आरजेडी कितनी ताकत दिखा पाएगी कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने बीच में जो एक तरह से अपना मुकाम बनाने की कोशिश की थी, अपनी मजबूत उपस्थिति की थी, बाद में वो शायद कहीं राह भटके हैं और अभी वो उस तरीके से लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे होना चाहिए। हाँ, नहीं, बड़ी बात। जल्दी से मैम, जल्दी से। अभी जयदीप सर ने एक उदाहरण दिया कि जो सिक्योरिटी के चीफ थे उन्होंने कहा कि हम शाम को 7 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। मैं खुद बिहार से हूँ और मेरा आने जाना लगा रहता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग खुद जो बिहार के हैं, पटना जैसे शहर में हम लोग अगर सुबह के 4 बजे हमारी ट्रेन पहुंच गई है तो पुलिस वाले खुद कहते थे कि नहीं सर अभी आप लोग मत जाइए, भोर हो जाने दीजिए, रोशनी हो जाने दीजिए, तब अपनी तरफ जाइए। तो जो बिहार के लोगों का सबसे बड़ा जो आतंक, डर है वो यही है कि कहीं वो वाला समय
फिर से वापस न आ जाए। और वो जो डर है ना, वो बीजेपी के लिए आज सबसे बड़ी मजबूत स्ट्रांग पॉइंट बन गई है। तो लेकिन वही है कि बीजेपी अपने दम पे, अनलाइक यूपी जो नेबरिंग स्टेट है जहां बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है, बिहार में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है। और कुछ जातिगत समीकरण ऐसे हैं कि वहां वो अगर नीतीश को साइडलाइन करेगी तो वो बिल्कुल बाइपोलर हो जाएगा और ये सारा का सारा वोट बैंक उनका छिटक जाएगा। तो वो बीजेपी चाहती तो है अपनी सरकार बनाना, लेकिन वो मंजिल तभी उसको हासिल होगी जब वो नीतीश को साथ लेके आगे बढ़ेगी। ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार के साथ अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो अपनी मंजिल, जो जिस तरीके से पूर्णिमा जी भी कह रही हैं और सबको भी लग रहा है कि चुनाव तक तो यही सब कुछ रहने वाला है, आगे किसकी कितनी सीटें, क्या परिस्थिति बनती है, कौन जीत कर आता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में कई बार इधर उधर होता रहा है, इसलिए बहुत सारे सवाल अभी से भी उठना शुरू हो गए हैं, जिस तरह की बातें चर्चाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।